बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना MD कैट फिज़िक्स यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स की टेस्ट डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आर्टिकल है ये बहुत ही मुख्तसर है, इसीलिए इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो आपको एक्स्ट्रा करवाई गई हैं, जो एप्लीकेशन थी, जो एक्सटेंशंस थी। और पेपर में भी आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं पूछी गई हैं जो डायरेक्टली तो कोर्स में नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए आपको प्रैक्टिस करवाई गई ताकि उन चीज़ों को भी आप अच्छी तरह से देख लें, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें कि अगर कोई चीज़ इस तरह की आ जाती है तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना। अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो डोंट वरी, डिस्कशन में कोशिश करें कि उन चीज़ों को भी आप समझ लें। तो देखें जी, पहले MCQ की जानिब बढ़ते हैं। डायोड इज़ अ डैश डिवाइस। तो मैं आपको बता चुका हूं कि डायोड एक पैसिव सर्किट एलिमेंट है कि जिसने ना तो एम्पलीफिकेशन देनी होती है ना ही इसने एनर्जी को इंक्रीज़ करना होता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक पैसिव सर्किट एलिमेंट है, ये आप देख सकते हैं। डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। डायोड इज़ अ डैश डिवाइस। तो डायोड हमें पता है कब बनती है, जब हम PN जंक्शन को जो है मिला दें। जब P टाइप और N टाइप को आप मिलाते हैं तो एक जंक्शन बनता है। ठीक है, वो जो जंक्शन है वो एक होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डायोड है ये यूनी जंक्शनल डिवाइस है। ठीक है, जबकि ट्रांजिस्टर में आपके पास दो जंक्शन होते हैं। ठीक हो गया, तो इसीलिए इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। What happens to output voltage of half wave rectifier if load resistance burns open? अगर वो ओपन हो जाती है, बर्न होके ओपन हो जाती है, तो अब हमें पता है कि अब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। जो आपके पास इनपुट वोल्टेज है वही आपके पास आउटपुट वोल्टेज होगी। ये देखिए, ये आपके सामने एक नॉर्मल सर्किट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आउटपुट Vin माइनस VD है। ये VD है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायोड। लेकिन जब आपके पास ये सर्किट ओपन हो जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो नहीं रहती, तो अब हमने कहा कि Vin शुड बी इक्वल टू Vout इन ओपन सर्किट। तो आप देख सकते हो कि जो चार्ली ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज टू स्मूथ पल्सेटिंग DC? तो बुक की लाइन है कि जो आपके पास फिल्टर सर्किट होता है, अब ये फिल्टर सर्किट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं RC सर्किट। तो RC फिल्टर सर्किट इज यूज टू कन्वर्ट पल्सेटिंग DC इनटू स्मूथ DC। ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हो, ये पल्सेटिंग है और ये आपके सामने स्मूथ DC है। तो RC सर्किट से हम ये काम कर सकते हैं। राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। पीक वैल्यू ऑफ 50 हर्ट्ज AC इनपुट वोल्टेज इज 100 वोल्ट इन हाफ वेव रेक्टिफायर। द टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्टिव पीक्स इन आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विल बी। अब ये देखें जी, यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो सिंपल जी, अब यहाँ पे आप टाइम पीरियड का फार्मूला इस्तेमाल करें जो होता है T इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा 20 मिली सेकेंड। तो ये देखिए जी, एक पीक जो है ये आपके पास जो है 20 मिली सेकेंड के गैप के बाद जो है वो दूसरी पीक आएगी। तो दो कंसेक्टिव पीक्स के दरमियान जो टाइम लैप्स है, जो टाइम गैप है वो 20 मिली सेकेंड है अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होगी। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। पीक वैल्यू ऑफ 50 हर्ट्ज AC इनपुट वोल्टेज इज 100 वोल्ट इन फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखें जी, वही चीज़ है। तो अब उसने हमसे पूछा है कि जी अब आप बताएं जी कंसेक्टिव पीक के दरमियान कितना टाइम गैप होगा। तो अब देखें जी, सेम वही चीज़ है, लेकिन हमें पता है कि अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट वो डबल होती है। सो हमने जब टाइम पीरियड निकाला वो 20 मिली सेकेंड आया। तो हमने कहा जब फ्रीक्वेंसी डबल है तो टाइम पीरियड हाफ होगा। तो यही वजह है कि हमने टाइम 20 मिली सेकेंड को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 10 मिली सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल होती है, तो यही वजह है कि टाइम हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर आ गया 10 मिली सेकेंड। बीटा इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज नॉट इनफाइनाइट? तो कौन सी जो है वो आपके पास इनफाइनाइट नहीं होती? तो देखें जी, यहाँ पे आपके पास जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। तो ये देखिए, आइडियल ऑप एम्प में जो R इनपुट है ये इनफाइनाइट होनी चाहिए, आउटपुट 0 होनी चाहिए, बैंडविड्थ जो है ये भी इनफाइनाइट होनी चाहिए और ओपन लूप गेन जो है ये भी इनफाइनाइट होना चाहिए।
तो अब आप गौर से देखें कि जो आपके पास आउटपुट इम्पीडेंस है ये इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, ये 0 ओम होनी चाहिए। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास अल्फा ऑप्शन। एन ओप एम कैन बी ऑपरेटेड एज, तो आप जानते हैं कि ओप एम की मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। ये एज एन एम्पलीफायर भी इस्तेमाल होता है, ये एज कंपैरेटर भी इस्तेमाल होता है। वोल्टेज फॉलोवर, अब ये एक नई चीज़ है, तो याद रखिएगा कि वोल्टेज फॉलोवर एक ऐसा हमारे पास ओप एम की एप्लीकेशन है कि जिसमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज की हमने सेम रखनी होती है। ठीक है, तो अब डेल्टा आपके पास क्या है जी, एनी ऑफ दिस डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकुलर एप्लीकेशन, बिल्कुल ये बात सही है। तो हम इसको इन तमाम एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। विच टर्मिनल ऑफ ओप एम इज़ एट लोएस्ट पोटेंशियल इन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन विद पॉजिटिव डीसी इनपुट। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपने सर्किट बनाना है। तो ये देखें जी, ये आपके सामने एक सर्किट है। इनपुट कहाँ लगी हुई है, ये लगी हुई है इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, और इस तरह से लगी हुई है कि डीसी का जो पॉजिटिव वो मैंने यहाँ पे फीड किया हुआ है। अब देखें जी, इनपुट जब इन्वर्टिंग पे है तो आउटपुट जो है वो भी क्या होगी, उसके अंदर भी माइनस साइन आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये देख सकते हैं आप, एज वी आउटपुट इज नेगेटिव सो आउटपुट टर्मिनल विल बी एट लोएस्ट पोटेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको याद रख लें। ये भी देखें एक तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोर्स में है नहीं, लेकिन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप जो हैं कॉन्फिडेंट रहें कि अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आप उसको हल कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो फार्मूले की मदद से कि आपके पास जो आउटपुट टर्मिनल है आपके पास वो क्या है, वो लोएस्ट पोटेंशियल पे है। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओप एम्प सर्किट इज़ इनवैलिड। अब देखें जी, वोल्टेज फॉलोवर ये तो बिल्कुल एक वैलिड सर्किट है, ऐसा होता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद सेम एम्पलीट्यूड और इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, ये भी हो सकता है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद वोल्टेज गेन ऑफ 0.5, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि नॉन इन्वर्टिंग का जो आपके पास गेन है वो 1 + R2 और R1 होता है। अगर लेट R2 0 हो जाए और R1 इनफाइनाइट हो जाए तो गेन फिर भी 1 रहेगा। तो याद रखिएगा कि नॉन इन्वर्टिंग का कम से कम गेन 1 होता है, और आम रूटीन में इसका गेन जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा। सो हम गेन जो है नॉन इन्वर्टिंग का वो 1 से कम ले सकते ही नहीं है। लिहाजा ये जो चार्ली ऑप्शन है यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है। सो यही इसका आंसर होगा। टोटल इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर व्हेन R2 की वैल्यू है जी 100 किलो ओम, R1 है 1 किलो ओम, और Z इन मतलब इनपुट इम्पीडेंस है 200 मेगा ओम विल बी। अब वंस अगेन सबसे पहले सर्किट ड्रा करें। अब ये सर्किट आपके सामने है, देखें जी, ये है इनपुट इम्पीडेंस, ये इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस है। ये जो R1 है ना, इस R1 को हम इनपुट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये Zn जो है ये इन दो के दरमियान होती है, जबकि यहाँ पर जो एक्सटर्नली लगी होती है R1, ये एक तरह से इनपुट रेजिस्टेंस भी हम इसको बोलते हैं। सो जो वैल्यू यहाँ पे R1 की है वही इनपुट रेजिस्टेंस होगी, जो कि है 1 किलो ओम। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। Total current flowing into non-inverting terminal in non-inverting amplifier with ideal op amp will be dash the applied DC input voltage is 10 volt, R2 की वैल्यू R1। एक बात याद रखनी है कि चाहे आपके पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो, चाहे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो, कुछ भी हो, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के अक्रॉस करंट ड्रा ही नहीं होता। ये बात याद रखनी है। उसकी वजह यह है कि एक तो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस सेवरल मेगा ओम में है, और दूसरी बात मैंने बताई थी लेक्चर में ओप एम्प मैजिक कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वही नेगेटिव पोटेंशियल होगा। लिहाजा जब पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। यही वजह ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ना ही इन्वर्टिंग करंट होगा ना ही नॉन इन्वर्टिंग करंट होगा, उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन आ गया अल्फा ऑप्शन। 2 एम्पलीफायर्स, 1 इन्वर्टिंग एंड 1 नॉन इन्वर्टिंग आर कैस्केडेड। कैस्केडेड का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिला देना, मतलब एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट है। सच दैट आउटपुट ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर, देखें वही बात लिखी हुई है, ड्राइव्स इनपुट ऑफ सेकंड एम्पलीफायर द टोटल वोल्टेज गेन विल। अब R1 R2 की वैल्यू दे दिए। अब याद रखना कि इस तरह के केसेस में जो गेन आएगा वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, सिंपल उनको ऐड नहीं करना। ये याद रखना कि अगर कैस्केडिंग हो तो गेन हमेशा मल्टीप्लिकेशन से लेना है, एडिशन से नहीं लेना। तो सिंपल जी ये देखें, टोटल जो गेन होगा वो होगा जी गेन ऑफ इन्वर्टिंग मल्टीप्लाई बाय गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग। तो ये आपके पास फार्मूले आ गए। पुट की वैल्यूज़ तो आपके पास इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर
के गेन आ गए, -10 और 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो टोटल गेन आएगा वो आ गया -110। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन आ गया अल्फा ऑप्शन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अमंग्स द फॉलोइंग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो डेल्टा ऑप्शन है, ज़रा इस पर तवज्जो करें। अ सिंगल ऑप एम्प इन ओपन लूप कैन नॉट गिव स्मॉल गेन। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ओपन लूप जो गेन होता है वो 10 की पावर 5 होता है, तो ये कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता। हमने कहा कि ये जो हमारे पास ओपन लूप गेन है, ये आप देख सकते हो, इसकी वैल्यू कभी भी जो है वो कम नहीं होगी। सो राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। जो बाकी तीनों आपके पास ऑप्शंस हैं वो ठीक नहीं हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन की बात की। फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेटिंग डीसी इन फुल वेव रेक्टिफायर इज डैश। तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल देन इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप देख सकते हैं राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। डायोड एक्ट एज डैश इन रेक्टिफायर। तो मैंने पहले भी ये बात बताई है कि डायोड हमेशा स्विच के तौर पे काम करती है, क्योंकि इसने क्या करना होता है, सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में इसने कंडक्ट करना है और रिवर्स बाइस में इसने कंडक्ट नहीं करना। तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस हम सिंपल ये कहते हैं जी स्विच ऑन हो गया, ड्यूरिंग रिवर्स बाइस हम कहते हैं जी स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो राइट ऑप्शन आ जाएगी अल्फा ऑप्शन। डैश रिवर्सेज इट्स पोलैरिटी वंस इन अ साइकिल। तो ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि AC जो है, AC रिवर्सेज इट्स पोलैरिटी वंस इन अ साइकिल, ये आप देख सकते हो राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर करंट थ्रू लोड इज इन द फॉर्म ऑफ। तो हमें पता है कि हमारे पास जो करंट होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, जो लोड रेजिस्टेंस में से गुजर रहा होता है वो पल्सेटिंग DC होता है। सो ये आप देख सकते हो इनपुट और आउटपुट। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा ऑप्शन। पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट इन ब्रिज रेक्टिफायर विद सिलिकॉन डायोड। अब आप जानते हो कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड्स होती हैं और एक हाफ साइकिल के अंदर सिर्फ 2 डायोड्स कंडक्ट करती हैं। तो जब 2 डायोड कंडक्ट करेंगी तो वो दोनों डायोड्स क्या करेंगी, पोटेंशियल ड्रॉप लेंगी 0.7 वोल्ट 0.7 वोल्ट, तो उनको ऐड कर दें तो 1.7। तो हमने कहा जो आउटपुट आपके पास आएगी वो आएगी V पीक -1.4 वोल्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो राइट ऑप्शन आ गई हमारे पास बीटा ऑप्शन। पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट इन हाफ वेव। अब हाफ वेव में एक ही डायोड है, सो एक के क्रॉस ही पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन। सो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी Vp -0.7। तो ये कौन सी ऑप्शन बनती है, ये जी डेल्टा ऑप्शन बनती है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। डायोड इज अ डैश डिवाइस। तो पहले भी मैंने ये बात बताई है आपको कि डायोड जो है वो सिंपल जी स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल नहीं हो सकती। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपने याद रखनी है कि डायोड एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल नहीं होगी। डायोड का सिर्फ काम स्विचिंग करवाना है, ठीक है, इसीलिए हम इसको एज अ स्विच के तौर पे ट्रीट करते हैं। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ओप एम्प इज सो कॉल्ड बिकॉज इट वाज यूज्ड टू परफॉर्म डैश ऑपरेशंस। तो ये बुक की लाइन है जी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने इससे करवाए थे, ये आप देख सकते हो। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। इफ ओपन लूप गेन 10 की पावर 5 हो और V डिफरेंशियल 1 माइक्रोवोल्ट, V डिफरेंशियल ये मैं बता चुका हूँ लेक्चर के अंदर। तो कहता जी आउटपुट वोल्टेज आपने बतानी है ओपन लूप गेन के अंदर। तो ये देखिए जी आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है ओपन लूप गेन का, V आउट ओवर V इन। अब ओपन लूप गेन 10 की पावर 5 है। अब यहाँ पर जो V डिफरेंशियल है ये V इनपुट के इक्वली होता है, ये आपको दिया हुआ है 1 माइक्रोवोल्ट, तो माइक्रो होता है 10 की पावर -6। पुट करें, सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा V आउटपुट इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट, जो कि चार्ली ऑप्शन है। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेगेटिव साइन इन गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑप एम्प इंडिकेट्स। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जी फेज इन्वर्ट हुआ है, क्योंकि आपने इनपुट ही नेगेटिव पे दी है तो उसने एम्पलीफाई तो करना ही करना है, लेकिन साथ उसने फेज इन्वर्ट कर देना है। तो कितना फेज चेंज आएगा, तो हम कहते हैं जी 180 डिग्री। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फेज इन्वर्जन। राइट ऑप्शन आ गया चार्ली ऑप्शन। इफ G इज इक्वल टू 1 इन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वी कैन से दैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, बुक की एग्जाम्पल है और पहले मैं सॉल्व करवा चुका हूँ कि नॉन इन्वर्टिंग में G 1 तब आता है जब आपके पास R2 की वैल्यू 0 आ जाए। R2 की वैल्यू 0 का मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, और R1 क्या है, इनफाइनाइट हो जाए। तो पुट करेंगे जब आप वैल्यूज़ तो G की वैल्यू 1 आएगी। तो ये बुक एग्जाम्पल है, इसको बुक से भी देखना है आपने। ये मैं आपको लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से तैयार करना है।
सो राइट ऑप्शन आ गई चार्ली ऑप्शन। इफ ऑल द आउटपुट वोल्टेज इज फीडबैक टू इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द गेन इज। अब ये देखें जी, सबसे पहले आपको सर्किट बनाना है। ये सर्किट आपके सामने है, देखें इनपुट कहाँ पे दी है, नेगेटिव पे। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अब वो कहता जी कि सारी आउटपुट उठा के आपने दोबारा यहाँ पे दे दी। ये तभी मुमकिन है जब R2 की वैल्यू 0 हो जाए, ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाए, तभी सारी की सारी जो आप जो है आउटपुट जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अब चूँकि गेन की वैल्यू होती है -R2 और R1, अब जब R2 0 हो जाएगी तो अब देखें जी गेन भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। सो राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास अल्फा ऑप्शन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ डैश टर्मिनल्स फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस। तो ऑप एम्प के जो हैं ये 5 टर्मिनल्स होते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव ये इनपुट टर्मिनल्स हैं, प्लस माइनस VCC ये मैंने बताया था एनर्जाइजिंग होते हैं, और 5वां टर्मिनल कौन सा है, आउटपुट। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैज़ लोएस्ट वैल्यू इज। तो वंस अगेन जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप एम्प बार बार आपसे पूछा जा रहा है, यही चीज़ आनी है MD कैट में। तो देखें जी कौन सा करेक्टर है जिसकी लोएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो हमने कहा जी आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आ गया अल्फा ऑप्शन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन क्लोज लूप वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये भी हमने जब इसकी हमने डेरिवेशन की थी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की, तो हम देखते थे कि जो ओप एम्प होता है क्लोज लूप में, ये हमेशा वर्किंग प्रिंसिपल जो इसका होता है वो होता है वर्चुअल ग्राउंड, ये आप देख सकते हैं। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। आइडियली द करंट एंटरिंग द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डैश। ये देखें बाकी सारा डाटा दिया हुआ है। तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में कोई करंट जो है वो एंटर नहीं होता। उसकी बड़ी वजह ये बताई थी कि इनपुट इम्पीडेंस इतनी ज़्यादा है कि करंट वहाँ पे आ ही नहीं सकता, वहाँ पे होता ही नहीं है। और दूसरी बात ओप एम्प मैजिक कि V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल होता है, यही वजह है कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का करंट जो है वो 0 होगा। तो कोई करंट यहाँ एंटर नहीं हो सकता। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की टेस्ट डिस्कशन। मैं उम्मीद करूँगा कि इस टेस्ट डिस्कशन को आपने तवज्जो के साथ सुना होगा, और जो आपने गलतियाँ की होंगी उनको आप रेक्टिफाई करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी थीं इस टेस्ट के अंदर जो कि आपके कोर्स से हटके थीं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उन चीज़ों पर भी आप तवज्जो दोगे ताकि आप कॉन्फिडेंट रह सको, ठीक है। ये मैंने इसलिए ये क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो। और वैसे भी जितना भी आपने प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास है वो सब पुराने कोर्स से रेलेवेंट है। पहले ये सारा कुछ होता था, अब चूँकि नए कोर्स में ये चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ें इसलिए करवाई हैं ताकि बिल फर्ज अगर कोई चीज़ अनसीन आ भी जाए तो आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सको। अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस करें, तैयारी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।